ये आज सीधा सवाल में एक बार फिर बात होगी उत्तर प्रदेश की। राजनीति के लिहाज से, जनसंख्या के लिहाज से तो सबसे बड़ा है ही, लेकिन राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम सूबा। 80 लोकसभा सीटें आती हैं, 403 विधानसभा की भी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। गुजरा नहीं इस बार, लेकिन वहां क्या गुजर रहा है, पॉलिटिकल मायने असरात क्या होने वाले हैं, खास बीजेपी के लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश वो सूबा है जो सबसे बड़ी प्रयोगशाला के तौर पर उभरकर सामने आया है पिछले कुछ सालों में बीजेपी के लिए। भाई गुजरात होती थी प्रयोगशाला, या होता था प्रयोगशाला, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश बना 2014 के बाद। 2012 में बीजेपी 403 में से सिर्फ 47 विधानसभा सीटें जीत पाई थी। तब वहां पर वर्चस्व, बोलबाला था क्षत्रपों का, क्षेत्रीय दलों का। पहले मायावती की सरकार, उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार। और बीजेपी 10% के करीब विधानसभा सीटें लेकर अधर में झूलती, अटकती, भटकती दिखाई दे रही थी। 90 के दशक में वर्चस्व कायम किया था बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, उस पर भी मैं आऊंगा, कल्याण सिंह के राज की भी बात करूंगा। लेकिन 2014 में लगभग 80% सीटें ही नहीं, 90% का स्ट्राइक रेट, 72 सीटें बीजेपी जीतती दिखाई दी थी 80 में से। 2019 में भी यह आंकड़ा 80% के आसपास ही रहा, अगर हम घटकों की मिला दें। खुद बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी 80 में से। और विधानसभा में 2017 में 325 सीटें जीती 403 में से। लेकिन इस बार 29 सीटें घट गई, 62 से फिसली, और ऐसी फिसली, ऐसा स्लाइड हुआ बीजेपी के फॉर्च्यून्स में कि 33 पर आकर अटकी। किसी को उम्मीद नहीं थी 33 का यह आंकड़ा, बीजेपी को तो कतई नहीं। एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे थे। पत्रकार, जानकार, राजनीतिक विश्लेषक जो थोड़ा कमतर भी मान रहे थे बीजेपी के परफॉर्मेंस को। 33 का आंकड़ा दरअसल कोई नहीं कह रहा था, बल्कि विपक्ष समाजवादी पार्टी खेमे में भी एक प्लेजेंट सरप्राइज के तौर पर यह खबर आई कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। तो वहां पर क्या हो रहा है? पिछले 4 दिनों में यह तीसरा कार्यक्रम मैं कर रहा हूं, डिकोड करने के लिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। 1 महीना 11 दिन हो चुके हैं, चुनावी नतीजे आए। मैंने कल आपको बताया था कार्य समिति की एक बैठक हुई, उसमें भय और भ्रम फैला दिया विपक्ष ने। कांग्रेस भस्मासुर है, समाजवादी पार्टी को ताकीद की, नसीहत भी दी। बीजेपी के नेताओं ने बड़े चिंतित हैं वो समाजवादी पार्टी को लेकर, खा जाएगी ये कांग्रेस, भस्मासुर है। और भ्रम फैला दिया, भय फैला दिया आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर। और हिंदू विरोधी हैं राहुल गांधी तो। पर भीतर घात की खबरें, भय और भ्रष्टाचार के साथ ये भीतर घात की खबरें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल हमने खास जिक्र किया था केशव प्रसाद मौर्य। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो जिक्र होगा ही, सबसे करिश्माई चेहरे हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। और मैंने आपको बताया था पिछले 1 महीना 11 दिन में, 1 महीने से ज्यादा तो वो दिल्ली में पाए गए हैं, लखनऊ में नहीं। और कार्य समिति की बैठक में उन्होंने 2 टूक बिना लार लपेट जो कहा, वो एक बार फिर आपके सामने पेश कर रहा हूं। जो आपका दर्द वही मेरा दर्द, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखाई दिए केशव प्रसाद मौर्य। संगठन सबसे ऊपर, तो संगठन से ऊपर कौन है? दिल्ली में जो बैठे हैं करता धरता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या खास गृह मंत्री अमित शाह, मुख्य रणनीतिकार, या
ये योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं केंद्र के आशीर्वाद से, केशव प्रसाद मौर्य। क्योंकि ब्रजेश पाठक भी बहुत सारी अहम बैठकों में जो योगी आदित्यनाथ बुलाते हैं नदारद पाए जा रहे हैं। तो कुछ घेराबंदी भी हो रही है क्या? और उस घेराबंदी में आज नाम जुड़ गया एक और वो नाम देवेंद्र प्रताप सिंह, एमएलसी हैं, सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी के। उनसे खास बात की मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने, और क्या कुछ बातें कही, गौर कीजिएगा। वो कह रहे हैं केशव मौर्य ने बिल्कुल सही कहा, मैं खुद कार्य समिति में मौजूद था। नौकरशाही की लूट है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, प्राथमिक शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है, यूपी में करप्शन हुआ है, टैबलेट ज्यादा दाम पर बेचे गए हैं, इसे ठीक नहीं किया गया तो स्थितियां भयावह होंगी। नौकरशाह सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा हुई है, वो हताश और निराश होकर घर बैठ गए हैं। अधिकारियों ने दुगने दामों में आउटडेटेड स्मार्टफोन खरीदा है, भ्रष्टाचार हुआ है, राजकोष से लूट हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। स्थितियां भयावह ना बने इसके लिए जरूरी है कि सच को स्वीकार करे सरकार, उसका समाधान करे। इनमें से एक भी वाक्य हल्के में नहीं लिया जा सकता। और यह विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है, सत्ता पक्ष के ही एक विधायक, विधान परिषद के सदस्य, एक एमएलसी बाकायदा ऑन कैमरा कह रहे हैं। और यही बात नहीं थमती है, देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिख दी है, और इसमें डिजिटल हाजिरी जो अनिवार्य बनाई गई है इस पर भी सवाल उठा दिए हैं। अब ये अनायास तो नहीं होता। राजनीति में जब ऐसे दांव पेंच और ऐसी जोर आजमाइश हो रही हो, मैं सोच समझकर शब्दों का चयन कर रहा हूं, यह जोर आजमाइश हो रही है अलग अलग कैंपों में, तो ये किसके इशारे पर हो रही है और निशाना किस पर है? और अभी पलटवार का भी इंतजार करना होगा क्या? क्योंकि पहली नजर में यहां पर निशाना कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर साधा जा रहा है। पर योगी आदित्यनाथ देश के राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं, एंड ही इज नो पुश ओवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे करिश्माई नेतृत्व या नेता और सबसे ज्यादा मांग देश के हर हिस्से में किसी भी चुनावी रैली में अगर किसी की होती है तो योगी आदित्यनाथ की। पर अब आप देखिए, थानों में भ्रष्टाचार, योगी आदित्यनाथ की छवि क्या बनी? बुलडोजर बाबा, कुशल प्रशासक, अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर। पर एक और नेता और इनके अहम सहयोगी, एक सतरंगी बहुरंगी एक तस्वीर भी पेश की गठबंधन की। बीजेपी ने कोशिश की, यह प्रयोग था, मैंने इसीलिए प्रयोगशाला, सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहा उत्तर प्रदेश को बीजेपी के लिए, क्योंकि यहां पर कमंडल, भाई राम मंदिर पूरी की पूरा एक आंदोलन चला ना 90 के दशक में, यहीं बाबरी मस्जिद ढाई गई और यहीं अब प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी 22 जनवरी को। तो कमंडल और मंडल दोनों को साधा गया इसी सूबे में। अब वहां पर जो मंडल की ताकतें हैं, एक लाभार्थी जाति भी बनाई और पिछड़ों को अपने साथ साधा बीजेपी ने। उसमें संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता भी थे। संजय निषाद क्या कह रहे हैं कि आप बुलडोजर चलवाएंगे, लोगों के घर गिराएंगे, तो वो वोट दे देंगे क्या? अब जिस बात पर ताल ठोकी जा रही थी, ताली बजाई जा रही थी, मजमा लूटा जा रहा था बुलडोजर बाबा कहकर, उसी पर सवाल संजय निषाद उठा रहे हैं। किसके कहने पर?
कि माफिया बदमाशों के घर पर चलाइए, आम आदमी के घर पर क्यों चला रहे हैं? ये सवाल पहले कहां गए थे और ये सवाल इस वक्त क्यों उठाए जा रहे हैं? उनकी अपनी राजनीतिक जमीन भी खिसकती दिखाई दी है। ठेकेदारी उन्होंने कुछ जातियों की थी। मैं संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहा हूं। जो असल कार्यकर्ता थे उन्हें ले उड़े अखिलेश यादव अपने साथ और उनके इलाकों में जीत भी दर्ज कर ली। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक राजनीतिक खेल चल पड़ा है और कार्यकर्ताओं की दुहाई दी जा रही है कि संगठन सबसे ऊपर है और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। कार्यकर्ता, संजय निषाद कह रहे हैं कि बहुत से कार्यकर्ता मन ही मन वो हाथी, साइकिल या हाथ के साथ हैं और हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। यह भी बयान दिया है संजय निषाद ने। और पहले ही बीएलओ की तो बात आई, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जी, कार्यकर्ताओं के नाम काट दिए। तो ये किसके कहने पर हुआ? ये राज्य सरकार को कटघरे में डालने की कोशिश की जा रही है क्या? और ऐसे में याद आता है 1997 से 1999 का वो काल जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सितंबर 1997 से नवंबर 1999, जब उन्हें आखिरकार हटा दिया गया और रामप्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बना दिए गए। सीधी टक्कर हो गई थी केंद्र और राज्य सरकार के बीच। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी, एक तरफ कल्याण सिंह। और इसका असर क्या हुआ था? जहां 1998 में जब दूसरी बार, पहले 13 दिन के लिए 96 में बने थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, 1998 में बने, एनडीए की सरकार बनी, तो 57 सीटें बीजेपी यूपी में जीतने में कामयाब हो गई थी। लेकिन जब टसल हुआ, जब तकरार हुआ, आर पार की नौबत आ गई केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में, तो 99 में सिर्फ 29 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा बीजेपी को। 28 सीटों का नुकसान हो गया। तो यहां 2027 के लिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अति आत्मविश्वास के चलते हम हार तो गए, लेकिन तैयारी पूरी रखेंगे तो फिर से जीत हासिल करने में हम कामयाब होंगे 2027 में। लेकिन जीत किसकी, सेहरा किसके सर बंधेगा, कौन टिकेगा, कौन हाशिए पर डाल दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश में ये ओपन एंडेड गेम क्या चल रहा है? खेल खुल गया है क्या उत्तर प्रदेश में? इसी पर आज का सीधा सवाल। और पहला सवाल जो मैंने केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र किया है, केशव का क्या इशारा, योगी से कितना किनारा? अलग अलग खेमे साफ बनते दिखाई दे रहे हैं क्या? और 24 का ऐसा चुनाव 27 के लिए बहुत बड़ा तनाव, और 27 भी क्या दूर की कौड़ी लगता है। क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर बीजेपी के लिए मुंह बाय खड़ा है क्या? रमेश चंद्र मिश्र, उनके विधायक, कह रहे हैं कि भैया ऐसे ही चला 27 में भूल जाइए कि आपकी सरकार बनेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।